A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain 25 questions of English question paper of MTS examination 2017, and it is set 26 today. I have already explained 25 sets of 2017. So it is set 6 that I'm going to explain now. Question number 1 is, but what irked India this time was their attempt to extend the road toward our border. आपके मन में यह चल सकता है कि toward गलत है। मैं आपको बताऊं toward और towards दोनों का यूज किया जाता है और दोनों का अर्थ होता है कि ओर या के तरफ, यानी यहाँ कोई एरर नहीं है। आप ये न सोचें कि towards होगा। इसमें फिर एरर क्या है? तो वाक्य का सब्जेक्ट है इंडिया, वाक्य का सब्जेक्ट है इंडिया और आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनर आवर का यूज किया गया, तो एरर यहीं पे है। आप अपने से जोड़ेंगे ना कि हम भारतीय, तब तो आवर सही लगेगा वी जब यूज करेंगे तो, लेकिन आपके मन की बात नहीं होने वाली है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डिटर्मिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होता है। सब्जेक्ट हमारा वी है सॉरी, सब्जेक्ट हमारा इंडिया है, वी नहीं है, इसलिए हम यहां यूज करें आवर के जगह पर या तो इट्स का, नहीं तो हर का। अब आप सोच रहे होंगे हर किस तरह से, तो इंडिया को पर्सोनिफाइड सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं, और पर्सोनिफाइड जब इसे करेंगे तो इंडिया को हम भारत को माता मानते हैं, इसलिए हम हर लिख सकते हैं। पर्सोनिफाइड सब्जेक्ट पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में लिखने की प्रक्रिया रही है। यह क्या है? पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर ट्रीटेड एज एनिमेट वंस, यानी हम ह्यूमन क्वालिटी अर्पित कर देते हैं, दे देते हैं निर्जीव चीजों को, निर्जीव वस्तुओं को, और यह जो अलंकार है, यह जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो अगर हम इसे पर्सोनिफाइड सब्जेक्ट माने तो हर होगा, अगर हम इसे पर्सोनिफाई न करें, हम सिंपल मान लें, तो चूंकि यह एक नॉन लिविंग है इसलिए इट्स होगा। तो दोनों ही तरह से आंसर सी होगा। लेकिन यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ बहुत चीज सीखने के लिए है। अटेम्प्ट का आप सिनोनिम सीख सकते हैं। अटेम्प्ट का सिनोनिम इंडियोवा होता है, अटेम्प्ट का सिनोनिम एफर्ट होता है। इंडियोवा और एफर्ट होता है अटेम्प्ट का सिनोनिम। फिर यहाँ इरिक्ट शब्द है, इरिक्ट, इरिक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं इरिटेट का। इरिक्ट का सिनोनिम राइल होगा, अनवॉय होगा, चीज होगा, वैक्स होगा। तो इतनी सारी चीजें इस एक क्वेश्चन में आप सीखे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, wrecked by internal turmoil, the city is made no secret of its rage। अब देख रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन, यहाँ सिटी है और इसके लिए इट्स लगाया गया, यानी यह सही है। wrecked by, wrecked का मीनिंग होगा डिस्ट्रॉयड। किताब में रैक्ड दिया हुआ है, WRACKED, वह गलत है, मिस्टेक है। यहाँ पर रेक्ड होगा, रेक शब्द है WRECK, यानी बर्बाद करना। डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेटेड और रुइंड इसका सिनोनिम होगा। रेक्ट बाय इंटरनल टर्मोइल, यानी आंतरिक उथल पुथल से तबाह होकर के, बर्बाद होकर के। द सिटी इज मेड नो सीक्रेट ऑफ इट्स रेज, इज मेड कैसे होगा? सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। मेक, जो सीक्रेट को मेक किया गया वह सब्जेक्ट सिटी के द्वारा किया गया, इसलिए यहाँ हैज होना चाहिए और आंसर होगा 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, आइदर फादर और हिज सन्स डैश टी, यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो जहां ब्लैंक है उसके नजदीक में कौन है? हिज सन्स है, इसके अनुसार मेक्स नहीं होगा, मेक होगा, मेक होगा। हैज मेड और इज मेकिंग भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ए स्मॉल इनकम इज प्रेफरेबल डैश इनकम एट ऑल। प्रेफरेबल, कमेंडेबल, कंपेरेबल, ये तीन शब्द आप याद करें।
प्रेफरेबल, कमेंडेबल एंड कॉम्पेरेबल। इनके बाद एग्जामिनेशंस में दैन दिया जाता है, दैन नहीं टू होगा। दूसरी बात, इन तीनों के पहले हम मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेफरेबल इज ऑलवेज प्रेफरेबल, इट कैन नेवर बी रिटन मोर प्रेफरेबल और मोस्ट प्रेफरेबल। सो इसके बाद आपको टू का यूज करना है। अ स्मॉल इनकम इज प्रेफरेबल टू इनकम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लेयर सिनोनिम आपको बताना है। शब्द है ग्लेयर। ग्लेयर मीन्स होता है चमक। ग्लेयर मीन्स होता है चकाचौंध, चमक या चकाचौंध। डैजल, चमक या चकाचौंध। डलनेस, सुस्ती। बोरडम, उबाऊपन। लाइफलेसनेस, लाइफलेसनेस जीवन का न होना यानी डेथ, डेथ या मोर्टैलिटी, डेथ या मोर्टैलिटी। बोरडम बोर से बना है। बोर मीन्स होता है उब जाना और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बोरडम। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा मोनोटोनी, मोनोटोनी। तो 5 का आंसर क्या दें? ए देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, मिमिक। मिमिक का प्रयोग दो अर्थों में होता है। मिमिक मीन्स होता है किसी की आवाज की नकल करना, और मिमिक मीन्स नकल करने वाला भी होता है। ऑप्शन देख लें, ट्रू है, ऑथेंटिक है, प्योर है, इमिटेटर है। तो इसमें हमें इमिटेटर ही सेलेक्ट करना होगा। आंसर 6 का डी होगा, यानी आवाज की नकल करने वाला, आवाज की नकल करने वाला। ट्रू आप जानते हैं, ऑथेंटिक तो कई बार बता चुका हूं, और इस बार हमारे सभी स्टूडेंट जो लाइव में जुड़े हुए हैं ऑथेंटिक का सिनोनिम लिख देंगे। कई दिनों से चर्चा में ऑथेंटिक आ रहा है। रिपीटेड वर्ड जब मिले तो बिना कहे भी आप सिनोनिम लिखें, ऑथेंटिक शब्द है। अगर हम मीमिक को वर्ब के रूप में यूज करें तो मीमिक का सिनोनिम कॉपी हो जाएगा, मीमिक का सिनोनिम कॉपी हो जाएगा। मोंकी मतलब ही नकल करना होता है, ऐप मतलब भी नकल करना होता है, और ऑथेंटिक प्रमाणिक असली, इसका सिनोनिम होता है जेन्युइन, ओरिजिनल। जेन्युइन या ओरिजिनल। तो मिमिक का सिनोनिम इमिटेटर होगा, यानी नकल करने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द है पेट्रोल। दो शब्द होते हैं, एक पेट्रोल होता है जो एक तरह का ईंधन है, और दूसरा शब्द है पेट्रोल। पेट्रोल का अर्थ होता है गश्त लगाना, पेट्रोल एक ईंधन है। तो पेट्रोल, गश्त लगाना। इग्नोर, अनदेखा करना। अनकंसर्न, संबंध न रखना। नेगलेक्ट, उपेक्षा करना। इंस्पेक्ट, निरीक्षण करना। अब जो शब्द आपके सामने है वो पेट्रोल है। पेट्रोल मीन्स होता है गश्त लगाना, तो हम क्या देंगे? इंस्पेक्ट देंगे। और इग्नोर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कमिटेड। वर्ड अपोजिट आपको देना है। शब्द है कमिटेड, कमिट वर्ब से बना है। ऐसे कमिट मीन्स अंजाम देना भी होता है, और तब इसका प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, जैसे कमिट मर्डर, कमिट क्राइम, कमिट सुसाइड, कमिट मिस्टेक, कमिट मिसचीफ। लेकिन कमिट का गुड सेंस में भी प्रयोग होता है, और तब इसका अर्थ होता है वचन देना, टू प्रॉमिस। तो कमिटेड यानी वचनबद्ध, कमिटेड यानी वचनबद्ध। डेडिकेटेड,
समर्पित, डिवोटेड समर्पित, फेथफुल विश्वासी, अनसर्टेन अनिश्चित। अब तो एक भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये तीनों होंगे नहीं तो हम अनसर्टेन दे सकते हैं। यानी जो कमिटेड है वो सर्टेन होता है कि कमिटेड है, वचन दे दिया है ऐसा होगा, ऐसा वो करेगा। अनसर्टेन है, क्या करेगा पता नहीं, इसलिए आंसर आप डी सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द है इरोड। इरोड वर्ब है, हम इसका नाउन बनाते हैं तो इरोजन हो जाता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन। तो इरोड अपरदन होना यानी परत हटना, अपरदन होना यानी परत हटना। और साहित्य में इरोड का अर्थ होता है क्षीण होना, कमजोर होना। क्षीण होना या कमजोर होना। ईट आप जानते हैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, स्पॉइल बर्बाद करना। फिक्स निर्धारित करना या फिक्स मीन्स होता है स्थिर करना। तो स्थिर करने के बाद उसका इरोड नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा, इसलिए आंसर 9 का डी सेलेक्ट किया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 10, शब्द है कर्व। कर्व नाउन और वर्ब दोनों रूपों में यूज होता है। नाउन के रूप में कर्व का अर्थ नियंत्रण होता है और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है नियंत्रण करना। दोनों रूपों में हम इसका यूज करते हैं। तो नियंत्रण या नियंत्रण करना। चेन श्रृंखला, फ्रीडम आजादी, कंट्रोल नियंत्रण, ब्रेक हिंदी में भी ब्रेक कहते हैं या रुकावट। तो अब हम सिनोनिम की बात नहीं एंटोनिम की बात करेंगे। कर्व लगाम लगाना, रोकना, नियंत्रित करना, आजाद छोड़ देना, यानी एंटोनिम होगा फ्रीडम। अब कर्व का सिनोनिम कंट्रोल होगा, कर्व का सिनोनिम ब्रेक होगा। फ्रीडम जो है आजादी के रूप में आप इसे यूज करते हैं, फ्रीडम जिसका सिनोनिम इंडिपेंडेंस होता है और एंटोनिम होता है डिपेंडेंस, स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर 11, रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच एक इडियम है जिसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से, पूर्णतः। पूर्ण रूप से, हाफ ऑफ समथिंग, क्वार्टरली, नथिंग एट ऑल और टोटली। तो आंसर क्या हो जाएगा टोटली, यानी 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइट लाई। व्हाइट लाई एक तरह का लाई है जो हम अनइम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, यानी छोटे मोटे झूठ जो हम बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई आया हुआ है कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे यहाँ नहीं है, जबकि आपके यहाँ है। और वो झूठ आपका पकड़ा भी जाता है कि आपके यहाँ वो चीज है, सफेद झूठ, साफ साफ झूठ एकदम बोल देना। तो वो व्हाइट लाई है, बट इसे बहुत बड़ा झूठ ना माने, अनइम्पॉर्टेंट लाई के लिए हम इसका यूज करते हैं। व्हाइट लाई सफेद झूठ। ट्रूथ सच्चाई तो होगा नहीं, हिडन ट्रूथ ये दो तो होंगे नहीं। हिडन ये डबल हो गया, हिडन लाई होगा। हिडन लाई, अब लाई वाला इसमें एक ही है, यही देंगे हम लोग 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, दे आर ऑल्सो पिच्ड इन टू हेल्प इन अ मेजर वे। बड़े पैमाने पर मदद करने के लिए दे आर ऑल्सो पिच्ड इन। अब देखिए दे ही सब्जेक्ट है, दे ही पिच इन का काम किया है। तो जब दे ही यानी सब्जेक्ट ही परफॉर्म कर रहा है एक्शन को,
तो हमें एक्टिव वॉइस में लिखना होगा ना। ये आर ऑल्सो पिच दिए तो पैसिव वॉइस है, तो दे आर पिच्ड हो जाएंगे, जबकि इन लोगों ने पिच इन किया है तो लिखना होगा दे हैव ऑल्सो पिच्ड इन। पिच इन मीन्स होता है समय पर मदद के लिए आगे आना, मदद करने के लिए आगे बढ़ना। पिच इन टू हेल्प, मदद करने के लिए आगे बढ़ना, ऐसे इसका अर्थ आगे बढ़ना ही होता है। तो सब्जेक्ट दे है इसलिए हम हैव सेलेक्ट करेंगे, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन रेस्टोरेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। अब किसी सब्जेक्ट के बाद यदि जेरंड और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें तो ऐसा होता है, लेकिन उसके ठीक बाद हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, इंडियन बिजनेसेस आर थ्रोइंग ओपन देयर। तो जैसे इंडियन बिजनेसेस के बाद आर लगा, वैसे ही इंडियन रेस्टोरेंट्स के साथ भी आर लगना चाहिए, लेकिन फिर भी कहूं कि यह गलत ही है। यहाँ पर कॉमा के बदले एंड होगा। जब दो क्लॉज आप जोड़ने का काम कर रहे हैं तो कॉमा का प्रयोग यहाँ न करें, एंड का प्रयोग करें। फिर भी हमें तो इस पार्ट को करेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे इंडियन रेस्टोरेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, यानी आंसर 14 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर, वन वर्ड बताना है गिवन एक्सप्रेशन के लिए। ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र का सीधापन और चरित्र की ईमानदारी को हम क्या कहते हैं? एस्परिटी मीन्स होता है कलंक, लांछन, कलंक। अलैक्रिटी मीन्स होता है चंचलता, तीव्रता। एक्टिविटी काफी अधिक को हम अलैक्रिटी कहते हैं। अलैक्रिटी का सिनोनिम होता है एजिलिटी। अलैक्रिटी का सिनोनिम एजिलिटी होता है, एक्टिविटी होता है। इंटेग्रिटी, आंसर तो यही होगा। सत्यनिष्ठा इसे हम कहते हैं। सत्यनिष्ठा यानी हमारे अंदर जिस संस्था के लिए काम करते हैं उसके प्रति संपूर्ण ईमानदारी और समर्पण है। तनिक भी झूठ नहीं है, छल नहीं है, धोखा नहीं है, यानी हमारे अंदर इंटेग्रिटी है। हम इंटेग्रेटेड हैं अपनी संस्था के प्रति जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अथॉरिटी मीन्स अधिकार, अथॉरिटी मीन्स अधिकार। तो ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है इंटेग्रिटी। एस्परिटी का सिनोनिम आप एस्पर्सन भी लिख सकते हैं, कलंक, लांछन। द मर्डर ऑफ वंस मदर, खुद के माँ की हत्या को क्या कहते हैं? सुसाइड मीन्स तो खुद की हत्या, स्वयं की हत्या, आत्महत्या। फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता है भाई की हत्या। जर्मिसाइड कीट की हत्या। और मैट्रिसाइड माता की हत्या। तो मैट्रिसाइड आंसर होगा 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्टली स्पेल्ड बताना है। बहुत ही सिंपल है, शब्द है एलिजिबल, आंसर होगा ए। और एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, बाकी सभी गलत हैं। मिस्टेक हो रहा है ना हमसे? आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सही है एलिजिबल। थोड़ा सा न जाने क्यों अभी डाउट हो रहा है, आप लोग देख लेंगे। आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, एटिकेट। एटिकेट मीन्स होता है शिष्टाचार, गुड मैनर्स। ये पहले मैं लिख लेता हूं, पहले लिख लेना ठीक रहता है।
एटिकेट मीन्स शिष्टाचार। अब उससे देखिए कौन है, आंसर होगा बी, एटिकेट, शिष्टाचार। इसका सिनोनिम होता है गुड मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 19, द गोरखाज, अच्छा अरेंजमेंट है, आप भी कमेंट करें। द गोरखाज made their presume felt in India in the 19th century. Battles against the British in, तो गोरखाज सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब चाहिए। बैटल्स वर्ब नहीं है और इंडिया वर्ब नहीं है, यानी शुरू करें पी से। द गोरखाज मेड देयर प्रिज्यूम फेल्ट इन बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और युद्ध हुआ कहां, इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, यानी आंसर होगा PRQ और आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर दें क्वेश्चन नंबर 20 का, आपको भी थोड़ा मौका मिले, 20 का आंसर दें। देखिए, फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर आर, फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर आर लाइफ, बट नहीं होगा। आर टू मोस्ट बेसिक नीड्स टू सस्टेन, टू क्यों लिख दिया हमने, वन लिखना है। टू मोस्ट बेसिक नीड्स टू सस्टेन, किसको सस्टेन करना है, लाइफ को, सस्टेन लाइफ, बट नथिंग ऑफ बोथ इज पॉसिबल इन द मॉडर्न टाइम, दोनों में से कोई भी, अब यहाँ ग्रामर का रूल जो है तोड़ा गया है, यहाँ नथिंग नहीं होगा, नथिंग ऑफ बोथ तो टेबल नहीं है, बट चलने दीजिए। तो RPQ आंसर होगा और RPQ बी में दिया गया है। अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है। टेक्नोलॉजी दिस डेज हैज एडवांस्ड आवर लाइफस्टाइल, आजकल तकनीक ने हमारे जीवन शैली को उन्नत कर दिया है। थिंग्स हैव बिकम सो डैश, टेक्नोलॉजी के कारण चीजें डैश हो गई हैं, आसान हो गई हैं, कठिन हो गई हैं, कंट्रोल से बाहर हो गई हैं और इरेशनल हो गई हैं, यानी अतार्किक हो गई हैं, अविवेकी हो गई हैं। तो चीजें टेक्नोलॉजी के कारण आसान हुई हैं, कॉमन सेंस कहता है। बट क्लोज टेस्ट में इतना भरोसा नहीं, आगे भी पढ़ के देखना होता है, कहीं टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें क्रिटिसिज्म हो तब, उसकी आलोचना हो तब, तब अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, चर्चा पर डिपेंड करता है, लेकिन इजी भरेंगे हम आगे। टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, हर जगह तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। एंड इन एवरीथिंग, हर चीज में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। सेवरल डिवाइसेस have been introduced like laptops and tablets, बहुत से उपकरण, डिवाइसेस, डिवाइसेस का सिनोनिम इक्विपमेंट होगा, अपैरेटस होगा, बट इक्विपमेंट और अपैरेटस का प्लुरल कभी भी नहीं बनाया जाएगा, डिवाइस सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज होगा। सेवरल डिवाइसेस have been introduced like laptops and tablets, बहुत से उपकरण जैसे लैपटॉप और टैबलेट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ईच ऑफ देम हैव, ग्रामर का मिस्टेक, ईच ऑफ देम जब हम लिखेंगे ईच ऑफ देम तो हम हैव कैसे लिख सकते हैं, हमें हैज लिखना होगा। हम देयर कैसे लिखेंगे, हमें इट्स लिखना होगा, क्योंकि हम चर्चा नॉन लिविंग की कर रहे हैं, इसलिए हिज नहीं लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन वर्जन्स विद इवन मोर एडवांस्ड एप्स, अब इनमें से भी जो प्रत्येक हैं उनमें डिफरेंट एडवांस्ड वर्जन्स, एडवांस्ड एप्स के साथ हैं। Such devices help us finish tasks of work with ease, but using such devices even in fields of education might affect the habits of students. ये सारे डिवाइसेज जो हैं इस तरह के लैपटॉप, टैबलेट्स इत्यादि और बहुत सारे एप्स
जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, ये डिवाइसेस मदद करते हैं हमें काम को फिनिश करने में। काम की क्वांटिटी बतानी होगी जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा, 22 इसके पहले स्लाइड में ही था। हाँ, डैश ऑफ वर्क, क्लास ऑफ वर्क, आवर वर्क, तो वी कहीं दिया नहीं है। दिया है, ऑस दिया है, इसलिए हम आर सेलेक्ट करेंगे। फिनिश, हेल्प अस फिनिश आर, ओहो आई एम सॉरी, आगे ऑफ वर्क है तो नहीं होगा, लोड्स ऑफ वर्क होगा, और ये मेरे से मिस्टेक हो रहा था, यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से बता रहा हूं। यहां पर ना फिनिश आर वर्क होता, ऑफ नहीं आता। अब ये जो ऑफ है ना, ये कह रहा है कि मत भरो आर, क्योंकि आर पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने आप में काके की का अर्थ रखता है, तो इसके साथ ऑफ का यूज नहीं होगा। अगर हुआ है तो आर गलत है, कुछ और चाहिए। तो ये हो गया लोड्स ऑफ वर्क। यहाँ लोड्स ऑफ वर्क का मतलब है बहुत सारे काम। बहुत सारे काम को फिनिश करने में ऐसे उपकरण हमारी मदद करते हैं, और आसानी से, विथ ईज का मतलब होता है इजीली, आसानी से हम अपने कामों को कर लेते हैं। बट यूजिंग सच डिवाइसेस इवन इन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन ऐसे उपकरणों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग माइट अफेक्ट द हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के आदत को प्रभावित कर सकता है। Schools have started introducing the idea of using tablets. स्कूलों में भी टैबलेट यूज करने की आइडिया को लाया जा चुका है फॉर टेकिंग डाउन नोट्स, नोट्स लिखने के लिए, राइटिंग सिंपल टेस्ट्स लिखने के लिए, एंड डैश देयर प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स को डैश करने के लिए। दो जेरंट पहले यूज हुए हैं। डिप्लीट शब्द है, डिप्लीट मीन्स होता है क्षरण होना, खाली होना। डिप्लीट का सिनोनिम एग्जॉस्ट होता है, और डिप्लीट का एंटोनिम रिप्लीट होता है। स्टॉक आप कर दें और उसमें से निकालना शुरू करें, तो आपने जो स्टॉक किया वो रिप्लीट करेगा जब आप निकालेंगे। गलत बोला है ना? आप स्टॉक कर दें और उसमें से निकालना शुरू करें तो वो डिप्लीट करेगा, वो डिप्लीट करेगा, वो एग्जॉस्ट करेगा। फिर उसको आप ला के भर दिए तो आपने रिप्लीट कर दिया। तो यहां पर डिप्लीटिंग नहीं होगा, गलत है। कंप्लीटिंग हो सकता है, सस्टेनिंग और डिलीटिंग तो नहीं होगा, कंप्लीटिंग ही होगा। यानी प्रोजेक्ट वगैरह जो विद्यालयों से दिए जाते हैं उन्हें पूरा करने में स्कूल्स ने भी अलाउ कर दिया है कि आप टैबलेट्स का यूज करें, लैपटॉप्स का यूज करें। तो आंसर होगा कंप्लीटिंग। This gets the mind of a student completely in technology and they tend to dash the use of books. क्या होता है इससे? ऐसा होने से विद्यार्थी जो है पूर्णतः अपने माइंड के प्रयोग को छोड़ देता है, हर जगह टेक्नोलॉजी का वह यूज करने लगता है, उसमें प्रवृत्ति आ जाती है, टेंड टू प्रवृत्त होना। स्टूडेंट्स में प्रवृत्ति आ जाती है, वे किताब के यूज को डैश कर जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वे किताब के यूज को फॉरगेट करने लगते हैं, भूलने लगते हैं। किताब का क्या यूज है, मतलब ही नहीं रह जाता है। हर बात टैबलेट में और मोबाइल में आप देख रहे हैं, अपने कंप्यूटर में आप देख रहे हैं, तो किताब का यूज तो आप फॉरगेट ही करेंगे। Earlier, students didn't have the idea of using internet to browse information. पहले विद्यार्थियों के पास ये आइडिया नहीं होते थे और इंटरनेट नहीं होता था कि वे इंफॉर्मेशन को ब्राउज कर लें, यानी सर्च कर लें अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, एंड वर डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन बुक्स। और वे पहले के जो स्टूडेंट्स थे वे कंप्लीटली किताबों पर ही निर्भर होते थे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, which resulted in a very good vocabulary. अब एक चीज को पढ़ने के लिए कई चीज पढ़नी होती थी। एक वर्ड खोजने के लिए डिक्शनरी पलटेंगे तो 10 वर्ड आपको दिखते थे। कोई एक चीज समझने के लिए कई सारी किताबें पढ़ते थे, तो वोकैबुलरी और बहुत सारी चीजें आपकी स्ट्रांग होती थी। बट स्टूडेंट्स दिस डेज डोंट हैव मच ऑफ ए डैश वोकैबुलरी। लेकिन आजकल के विद्यार्थियों के पास कैसी वोकैबुलरी ऑफ बैड, गुड, वर्स्ट और र्यूदलेस, तो गुड ही न होगा। गुड वोकैबुलरी, बहुत अच्छी शब्दावली नहीं रह गई है, यानी बच्चों के पास बहुत अच्छे शब्दकोश
नहीं है, शब्द भंडार नहीं है, शब्दकोश ना कह के शब्द भंडार कहें। तो इसी के साथ सेट 26 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड नाइट।